नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः दृष्टि परिवार में। मेरे साथ डॉक्टर विकास सिंह के साथ आप भारतीय संविधान तथा राजव्यवस्था को लेकर जो कि नवीन पाठ्यक्रम में आरपीएससी के द्वारा चेंज किए गए हैं, उस पर विस्तार से एक परिचर्चा सुनेंगे। दोस्तों, पहले भी आरएस के पाठ्यक्रम में संविधान और राजव्यवस्था की अच्छी खासी भूमिका रहा करती थी। आपको जैसा कि विदित है, कार्य से अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो 25 प्रश्न संविधान और राजव्यवस्था से होते थे, जिसमें भारतीय संविधान और राजव्यवस्था शामिल है और साथ के साथ राजस्थान की भी पूरी प्रशासनिक प्रणाली को उसके अंतर्गत शामिल किया गया था और राजस्थान की भी शासन प्रणाली उसके अंतर्गत सम्मिलित थी। हाल ही में आरपीएससी के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया गया है। प्रीलिम्स में तो हमें यह बदलाव थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन मेंस में हमें यह बदलाव थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि जो बदलाव किया गया है, ये चीजें पहले भी शामिल थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो दूसरे विषयों में थी, जैसे पबैट के अंतर्गत शामिल थी, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में शामिल थी। लेकिन अब आरपीएससी के द्वारा उससे स्पष्ट रूप से संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। तो हम एक नजर डालेंगे कि पहले अर्थात 2000 जो अभी नवीन पाठ्यक्रम आया है, इसके पहले प्रीलिम्स में क्या बातें शामिल थी और नवीन पाठ्यक्रम में क्या क्या नई चीजें शामिल की गई है। हम प्री के स्तर पर भी देखेंगे और मेंस के स्तर पर भी देखेंगे, क्योंकि आपको भी ज्ञात है कि किसी भी एग्जाम में अगर सफलता को प्राप्त करना है तो जब तक आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पर कमांड नहीं है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं है, तब तक हम उस एग्जाम को लेकर एक सही रणनीति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं प्रीलिम्स के स्तर पर, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं मेंस की। अगर हम संविधान और राज्यव्यवस्था की प्रीलिम्स पर चर्चा करें तो प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पाठ्यक्रम 2026 के पहले का है और ये पाठ्यक्रम 2026 के बाद आया है। अर्थात बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन क्या चेंजेस आए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम संविधान और राज्यव्यवस्था में चलते हैं तो हमें नजर आता है कि अब जो हमें नवीन पाठ्यक्रम में पढ़ना है वो पढ़ना है संविधान का निर्माण। हालांकि अगर आप गौर करें तो पहले भी संविधान सभा शब्द विद्यमान था, अब नवीन में आया है संविधान का निर्माण। और जैसा कि आपको विदित है कि भारत का संविधान समय और परिस्थितियों के विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान का निर्माण एक निश्चित संस्था के द्वारा किया गया है और वो संस्था संविधान सभा कहलाती है। तो पढ़ना हमें अभी भी संविधान सभा को है, क्योंकि संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया है। लेकिन अब हमें संविधान और उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, क्या होता है संविधान, कब इसका निर्माण हुआ, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान निर्माण को लेकर कैबिनेट मिशन की क्या योजना है, संविधान सभा कैसे गठित हुई, कैसे संविधान सभा की कार्यप्रणाली हुई, उसकी कौन कौन सी बैठकें हुई, उन बैठकों में कौन से महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए गए, कौन कौन सी संविधान निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण समितियां बनी, संविधान सभा की क्या क्या भूमिकाएं थी, संविधान में अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या होती है, भाग क्या होते हैं, संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। अब हमें इन सारी बातों का विस्तार से पढ़ना होगा, क्योंकि अब शब्द पर बल दिया गया संविधान का निर्माण। उद्देश्य का प्रस्तावना पहले भी शामिल था, अभी भी शामिल है, जहां से हमें संविधान निर्माताओं के विचारों तथा आदर्शों और मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। पहला टॉपिक जो नवीन पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है और जो अब पहले नहीं था या जिसे पहले नहीं पढ़ा जाता था, वो टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, जैसा कि हम सभी भारत के नागरिक हैं, और कैसे मिलती भारत की नागरिकता, संविधान नागरिकता को लेकर क्या उपबंध करता है, संविधान में हमें भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं उन्हें देखना होगा। हम ये भी देखेंगे कि कैसे नागरिकता की प्राप्ति की जाती है, कौन से 5 तरीके हैं, कैसे नागरिकता की समाप्ति होती है, कौन से 3 तरीके हैं। साथ के साथ नागरिकता को लेकर जो भी चर्चित विषय है, जैसे वर्तमान में आप एनआरसी सुनते हो, सीए सुनते हो, ऐसे जितने भी मुद्दे हैं वो अब सीधे सीधे पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं। पहले नागरिकता का टॉपिक सीधे सीधे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, तो पहला टॉपिक जो विशुद्ध रूप से प्रीलिम्स में एक्स्ट्रा जुड़ा है वो है नागरिकता। मौलिक अधिकार पहले भी थे, अभी भी हमें पढ़ने हैं। नीति निदेशक तत्व पहले भी थे, अभी हमें पढ़ने हैं। मूल कर्तव्य पहले भी शामिल था, अभी भी हमें पढ़ना है
इनमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पश्चात जब हम आगे चलते हैं तो पहले आप पाठ्यक्रम को देखते थे कि हमें स्पेसिफिक पदों की बात की गई थी, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, इस तरह के सीधे शब्द रखे गए थे। राष्ट्रपति रखा गया, उपराष्ट्रपति की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अर्थात पढ़ने को हम भले उपराष्ट्रपति पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम में सीधे रूप से मेंशन नहीं था। हम उपराष्ट्रपति को, चूंकि राज्यसभा का सभापति भी होता है, उस रूप में पढ़ते थे। लेकिन अब पाठ्यक्रम आप देखो कि संघीय सरकार और तीनों अंगों को स्थान दे दिया गया है, कार्यपालिका भी, विधायिका भी और न्यायपालिका। जैसे शब्द आ गया कार्यपालिका, इसका मतलब हुआ कि अब हमें संविधान में भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 78 पूरी की पूरी संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करना होगा, जिसमें राष्ट्रपति को विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा, उपराष्ट्रपति को पढ़ना होगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को पढ़ना होगा और महान्यायवादी के पद का अध्ययन करना होगा। पहले के पाठ्यक्रम में ना तो सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति शब्द उल्लिखित था, ना ही सीधे तौर पर महान्यायवादी शब्द उल्लिखित था, लेकिन अब शब्द है कार्यपालिका, तो हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के साथ उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी का भी अध्ययन करना होगा। इसके पश्चात है विधायिका, और विधायिका जो कि विधि निर्माण का कार्य करती है और ये भूमिका निभाती है संसद, पहले भी पाठ्यक्रम में थी, अभी भी है। न्यायपालिका जो न्याय करना या कानूनों की व्याख्या की जिम्मेदारी निभाती है। केंद्र में हमें उच्चतम न्यायालय पहले भी पढ़ना होता था, हम इसका अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम में वापस से जो सीधे शब्द स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, जहां पर विस्तार दिया गया है, वो है संघ राज्य संबंध। अगर हम पहले के पाठ्यक्रम से चर्चा कर थोड़ी तुलना करें तो पहले शब्द था संघवाद, और संघवाद से अभिप्राय था केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। लेकिन अब पाठ्यक्रम में शब्द है केंद्र राज्य संबंध। इसके अंतर्गत हमें देखना होगा कि केंद्र राज्यों के बीच में विधायी संबंध क्या है, कैसे 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है, उन सूचियों में कहां पर केंद्र कानून बनाएगा, कहां पर राज्य कानून बनाएगा, कहां पर केंद्र की स्थिति सुदृढ़ है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है, विधायी संबंधों में किसका पलड़ा भारी है, केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर वर्तमान में केंद्र राज्यों के बीच में तनाव चल रहा है, और उस तनाव को दूर करने के लिए समय समय पर जो विभिन्न आयोग और समितियां बनी है, जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, राजमन्नार समिति हो गया, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव हो गया, पश्चिम बंगाल सरकार स्मरण पत्र हो गया, सरकारी आयोग हो गया, संविधान के कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित आयोग हो गया, पुंछी आयोग हो गया, इनकी जो भी अनुशंसाएं केंद्र राज्य संबंधों में सुधार को लेकर दी गई है, हमें उसे भी देखना होगा। अब पाठ्यक्रम में सीधे सीधे संघवाद के स्थान पर केंद्र राज्य संबंध को स्थान दिया गया है, तो ये सारी बातें पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या हो जाएंगी, शामिल। फिर हम देखते हैं कि जो शब्द अलग से ऐड किया गया है वो है आपातकालीन प्रावधान। अगर हम पीछे से कंपेयर करें तो पहले शब्द था राष्ट्रपति, और हमें राष्ट्रपति में जब हम शक्तियां पढ़ते थे तो सामान्य शक्तियों के साथ आपातकालीन शक्तियों पर भी चर्चा करनी होती थी, जिसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात शामिल होता था। लेकिन वहां पर थोड़ी विस्तार की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि शब्द सीधे मेंशन नहीं था। हालांकि हम इसके और पीछे के पाठ्यक्रम में जाए तो आरपीएससी के ही पॉलिटी के पाठ्यक्रम में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित था, जिसे हटा दिया गया था। वापस से आरपीएससी ने इस शब्द को जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, इसका हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होगा। अर्थात क्या है, कब लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है, लगाने का क्या तरीका है, कैसे जारी होगा, कितने समय के लिए लगेगा, अगर आपातकाल लगता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, कैसे समाप्त होगा, क्या इनका प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस संबंध में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। क्योंकि अब पाठ्यक्रम में सीधे शब्द उल्लेखित है तो प्रश्नों की अपेक्षा भी इसी तरीके की रहेगी। तो ये शब्द जो है वो अलग से पाठ्यक्रम में प्रीवियस सीधे सीधे तौर पर मेंशन किया गया है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार, पहले भी हमें पंचायती राज और नगरीय शासन पढ़ना होता था, अभी भी विद्यमान है। निर्वाचन आयोग पाठ्यक्रम में पहले भी शामिल था, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के समस्त चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है, अभी भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वापस आगे के आयोग की तरफ चले तो आप देखिए कि संघ लोक सेवा जो आयोग है, यूपीएससी, ये पाठ्यक्रम में उल्लेखित नहीं था। आरपीएससी तो पाठ्यक्रम में था, संघ लोक सेवा आयोग मेंस के पाठ्यक्रम में था, लेकिन अब यूपीएससी को सीधे सीधे प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है।
अर्थात हमें अनुच्छेद 315 से लेकर 323, जिसमें राज्य के साथ केंद्र अर्थात यूपीएससी का भी उपबंध है, देखना होगा क्या है संरचना, क्या सदस्य संख्या है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन नियुक्ति करता है, नियुक्ति जिन्हें की जाती है उन सदस्यों की क्या योग्यता है, क्या इनका कार्यकाल है, किसे ये त्यागपत्र देते हैं, कैसे इन्हें पद से हटाया जाता है, ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, इसको लेकर संविधान में क्या शर्तें आरोपित की गई है, इनके क्या कार्य होते हैं, ये किसे अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसी सारी बातें हमें संघ लोक सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में देखनी होगी। ये पहले पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। नवीन केंद्रीय स्तर का आयोग है जिसे प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। मानवाधिकार आयोग पहले भी था, अभी भी है। वापस जो अगला आयोग पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। पहले के पाठ्यक्रम में महिला आयोग शामिल नहीं था। आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, दमन की जांच के लिए या महिलाओं के कल्याण को लेकर सुझाव देने के लिए शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यरत है। हमें महिला आयोग की संरचना, सदस्य संख्या, नियुक्ति, उनकी योग्यता, कार्यकाल, त्यागपत्र, कैसे पद से हटाया जाता है, महिलाओं के कल्याण को लेकर उनकी क्या भूमिका है, इन सारी बातों का अध्ययन महिला आयोग के परिप्रेक्ष्य में करना होगा। अगला आयोग जिसे वापस पाठ्यक्रम में नवीन रूप में शामिल किया गया है वो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ना तो पाठ्यक्रम में पहले यूपीएससी था, ना ही महिला आयोग था, ना ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग था। इन तीनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब चूंकि ये नवीन पाठ्यक्रम में शामिल है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनसे प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। इसका यह मतलब नहीं है कि पहले के आयोगों से प्रश्न नहीं बनेंगे, पहले वाले भी महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वो पहले से पाठ्यक्रम में शामिल थे, ये नवीन शामिल हुए हैं तो इन्हें हमें थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से देखना होगा। लोक नीति, सिटीजन चार्टर, ये पहले पाठ्यक्रम में राज्य स्तर पर विद्यमान थे। अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी लोक नीति, सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका अध्ययन करना होगा। कैसे प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए, भ्रष्टाचार को उन्मूलन किया जाए, प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए नागरिक चार्टर का अध्ययन करना होगा। प्री के पाठ्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली, ये पहले पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, इसे भी शामिल किया गया है। हमें देखना होगा कि शिकायत निवारण को लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है। लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग पहले भी पाठ्यक्रम में विद्यमान थे, अभी भी पाठ्यक्रम में विद्यमान है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब हम पाठ्यक्रम में आगे राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर चलते हैं और पहले से अगर कंपेयर करें तो राज्यपाल का पद पहले भी था, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पहले भी था, राजस्थान विधानसभा पहले विद्यमान थी, उच्च न्यायालय पहले भी विद्यमान था, यहां तक का पाठ्यक्रम पहले से था। अतिरिक्त क्या जुड़ा है तो पहली बार पाठ्यक्रम में अधीनस्थ न्यायालय व अन्य न्यायिक निकाय को शामिल किया गया है। हमें अधीनस्थ न्यायालय अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी क्या करना होगा अध्ययन। कैसे होती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी क्या योग्यता है, बाकी न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति होती है। अन्य न्यायिक निकाय अर्थात कैसे परंपरागत न्यायिक प्रणाली के कार्यभार को हल्का किया जाए, इसको लेकर जो वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली की बात की जाती है, जिसमें हम लोक अदालतों की बात करते हैं, जिसमें हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं, जिसमें हम पारिवारिक न्यायालय की बात करते हैं, जिसमें हम अधिकरण या ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ऐसे हमें अन्य न्यायिक निकायों का भी क्या करना होगा अध्ययन। महाधिवक्ता पहले सीधे तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, अब पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है, जो कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, राज्य का प्रथम और सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। हमें महाधिवक्ता को भी पढ़ना होगा। पहले भी हम राज्य की कार्यपालिका के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते थे, लेकिन पद का सीधे मेंशन पाठ्यक्रम में नहीं था, अब पाठ्यक्रम में उल्लेखित है। इसका मतलब है कि ये 2026 प्रीलिम्स के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पदों में से एक है। आगे के पाठ्यक्रम की बात करें तो पहले पाठ्यक्रम में जिला प्रशासन दे रखा था और जिला प्रशासन में कलेक्टर हो गया, उपखंड अधिकारी, एसडीओ हो गया, तहसीलदार हो गया, इनकी भूमिका को पढ़ना होता था। अब पाठ्यक्रम में इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। क्या तो अब हमें सीधे सीधे हम कह सकते हैं राज्य के प्रशासन को देखना होगा, जिसमें राज्य का सर्वोच्च नौकरशाह मुख्य सचिव, उसकी भूमिका का परीक्षण करना है। क्या उसके कार्य हैं, कैसे नियुक्ति होती है, क्या योग्यता है। अब तक राजस्थान के जितने भी मुख्य सचिव हुए हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सचिवालय क्या कार्य करता है, क्या भूमिका है। जितने भी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे चिकित्सा है, सबके निदेशालय हो गए। संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार।
अब ये सारे पद पहले जिला प्रशासन में शामिल थे। नवीन जो पद है वो है मुख्य सचिव, नवीन जो पद है वो है सचिवालय, नवीन जो है वो है निदेशालय, और नवीन जो है वो है पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी भूमिका को जोड़ा गया है। जैसे ये नए जुड़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना है। इसके पश्चात आरपीएससी पहले भी पाठ्यक्रम में था, जो आपके एग्जाम को कंडक्ट कराता है, अभी भी है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनावों को संपादित करता है, पहले भी पाठ्यक्रम में था, अभी भी शामिल है। इसी क्रम में राजस्थान सूचना आयोग पहले भी पाठ्यक्रम में शामिल था, अभी भी शामिल है। राजस्थान राज्य महिला आयोग ये पहले पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन इधर महिलाओं को लेकर बहुत सारे टॉपिकों और सब्जेक्टों में आप देखोगे तो इन्हें जोड़ा गया है। तो केंद्र स्तर पर भी राष्ट्रीय महिला आयोग को शामिल किया गया है और राज्य स्तर पर भी राजस्थान महिला आयोग को शामिल किया गया है, जिसका हमें अध्ययन करना होगा। इसी क्रम में राजस्व मंडल जो अजमेर में स्थित है, पहले विद्यमान नहीं था, अब इसे पाठ्यक्रम में स्थान दे दिया गया है। लोकायुक्त पहले भी पाठ्यक्रम में था, अभी भी है। तो अगर हम इसमें बात करें तो तीन चीजें नई मिली हमें। क्या? एक तो राज्य महिला आयोग नया जुड़ गया है, एक राजस्व मंडल को अतिरिक्त रूप से पाठ्यक्रम में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया है, और इधर हम देखते हैं तो सीधे सीधे पुलिस अधीक्षक की भूमिका पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, अर्थात पुलिस तंत्र का भी हमें क्या करना होगा, अध्ययन। फिर पाठ्यक्रम में आते हैं तो पंचायती राज और नगरीय शासन राजस्थान के संदर्भ में, अर्थात राजस्थान में पंचायती राज क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सी कमेटीज हैं, अभी कितने स्तर पर विद्यमान है, तीनों स्तर और उनकी वर्तमान स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। सेम यही बात हमें नगरीय शासन को लेकर भी ज्ञात होनी चाहिए। और जैसा कि आपको विदित है कि हाल ही में अब जल्द ही राजस्थान की स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, तो ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या हो गया, महत्वपूर्ण। तो जब हम प्रीलिम्स के स्तर पर देखते हैं और भारत तथा राजस्थान दोनों को शामिल कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हमें बदलाव नजर नहीं आता है। पहले भी कुछ टॉपिक शामिल थे, उन्हीं को थोड़ा सा विस्तारित कर दिया गया और कुछ ही नए टॉपिकों को यहां पर समाहित किया गया है। अगर हम सारे टॉपिकों को एक बार वापस से देखें कि क्या नया जोड़ा गया और क्या नहीं जोड़ा गया है नवीन पाठ्यक्रम में, तो नवीन पाठ्यक्रम में नजर आता है सबसे पहले हमें नागरिकता का टॉपिक नया जुड़ा है। इसी क्रम में आगे चलें तो राष्ट्रीय महिला आयोग नया जुड़ा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नया जुड़ा है, आपातकालीन प्रावधान को अलग से शामिल कर दिया गया है, पहले संघवाद था, संघ राज्य संबंध हो गए। इसी क्रम में केंद्र के संदर्भ में लोक नीति, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली को स्थान दिया गया है। वापस राज्य के स्तर पर जब हम आते हैं तो राज्य के स्तर पर एक तो अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना तथा अन्य न्यायिक निकाय महाधिवक्ता के पद को शामिल किया गया, मुख्य सचिव, सचिवालय, निदेशालय को शामिल किया गया, जिला में पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया है। इधर बात करें तो सीधे सीधे राजस्थान महिला आयोग और राजस्व मंडल हो गया। ये कुछ टॉपिक नए जुड़े हैं। अब इन सारे टॉपिक जो जुड़े हैं लेकिन अंक में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी लगभग 25 प्रश्न अगर हम केंद्र राज्य दोनों को मिला लें तो अपेक्षा होती थी संविधान और राज्य व्यवस्था से, अभी भी प्रश्न उतने ही पूछे जाएंगे। अब हमारा दायित्व ये बनता है कि जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं इन्हें हम थोड़ा और अच्छे से और बारीकी से या कह सकते और गूढ़ता और सूक्ष्मता के साथ इसका अध्ययन कर लें, ताकि चूंकि नवीन जुड़े हैं तो यहां से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना है। स्पेशली मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं जो कि 2026 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्री में तो कहीं कोई व्यापक बदलाव नहीं है, लेकिन अगर प्री के टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो जब हम दूसरे स्तर मेंस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर पाठ्यक्रम में थोड़ा ज्यादा बदलाव किया गया है, पाठ्यक्रम को विस्तारित किया गया है, तो आपकी आधी मेहनत यहीं पर हो जाएगी। आपको मेंस में केवल उन्हीं टॉपिकों को देखना होगा जो कि नए जुड़े हैं या जो कि मेंस में अतिरिक्त हैं। अगर हम मेंस की तरफ चलें तो पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा ऊहापोह संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर ही है, लेकिन सबसे पहले हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जिस संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर इतना हाहाकार मचा हुआ है उसका मेंस में वेटेज क्या है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हमें वही अध्ययन करना होगा जो कि आरपीएससी ने मेंस में इसका वेटेज रखा है। अगर हम मेंस में इसके वेटेज की तरफ चलें तो आप देखिए कि मेंस में थर्ड पेपर है संविधान और राज्य व्यवस्था का, और उसमें भी जो पहली यूनिट है ये आपके बिलोंग करती है संविधान और राज्य व्यवस्था से। लेकिन पहली यूनिट में केवल संविधान और राज्य व्यवस्था ही नहीं है, संविधान और राज्य व्यवस्था के साथ साथ आप देखते हो कि पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आईआर भी शामिल है, और इसी के अंतर्गत करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब हुआ कि पॉलिटी,
आईआर और करंट अफेयर्स तीनों मिलकर पहली यूनिट का निर्माण करते हैं। और इस पहली यूनिट का पूरा वेटेज क्या है, तो आप देखिए कि नवीन में 11 सवाल पूछे जाएंगे जो 5-5 अंक के होंगे, अर्थात 55 मार्क्स हुए। और प्रत्येक सवाल की जो वर्ड लिमिट है वो 50 शब्द। पहले जो 2 नंबर के या 20 वर्ड के शब्द होते थे उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब उसे 50 वर्ड कर दिया है और 150 वर्ड कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेंस में होना ही चाहिए, है ना। तो अब आप देखो कि 11 सवाल 5-5 नंबर के, प्रत्येक सवाल 5 नंबर का, टोटल 55, प्रत्येक सवाल हमें 50 वर्ड में लिख रहा है। अब इस 11 सवालों में केवल संविधान और राज्य व्यवस्था शामिल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी शामिल है और साथ के साथ करंट अफेयर्स भी शामिल है। बड़े प्रश्न की बात करें तो 3 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स कहा जाए तो 30। और बड़ा सवाल जो है वो हमें प्रत्येक सवाल को 150 वर्ड में लिखना है। 3 सवाल, केवल बड़े सवालों की संख्या कितनी होगी, 3। अब 3 सवाल है तो मान के चलिए एक सवाल संविधान और राज्य व्यवस्था से होगा, एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से होगा और एक सवाल किससे होगा, करंट अफेयर्स होगा। या बहुत ज्यादा माने तो 2 सवाल अगर संविधान और राज्य व्यवस्था से पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा की तो महत्ता है नहीं। इसका मतलब हुआ कि जो भी पाठ्यक्रम में शब्दावलियां जुड़ी है, हमें उन्हें ऐसा नहीं कुछ के ऊपर कोई ऐसे लिखना है, हमें पाठ्यक्रम इस हिसाब से तैयार करना है कि हम अगर 50 वर्ड में प्रश्न रखा जाए तो भी उसका आंसर दे सकें। और कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े प्रश्न की संभावना रखते हैं, जिनका आंसर आपको 150 वर्ड में देना है, उन्हें आपको उस तरीके से तैयार कर लेना है। पूरा आप देख रहे हो कि बड़ी हाहाकार है कि भाई संविधान में ये बदल दिया, राज्य व्यवस्था में ये बदल दिया। ठीक है, संविधान तो अपने आप में एक जीवन दस्तावेज है ही है, उसमें तो बदलाव होते ही रहना चाहिए। लेकिन उस बदलाव को अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो हमें क्या करना है, हमें कोई विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करना, हमें तो बस पूरे पाठ्यक्रम को 50 वर्ड और 150 वर्ड के हिसाब से क्या कर लेना है, तैयार। और जैसे आप पाठ्यक्रम को देखते हो तो आपको नजर आ जाता है कि ये टॉपिक बड़े प्रश्न की संभावना रखता है, अर्थात 150 वर्ड। बाकी जितने भी टॉपिक हैं उन्हें हमें 50-50 वर्ड में क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बड़े प्रश्नों की संख्या 3 ही है और उसमें से न्यूनतम एक तो संविधान राज्य व्यवस्था से रह गई, अधिकतम हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, 2। क्यों? क्योंकि इसी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है, इसी में करंट अफेयर्स भी है। तो हमें हर टॉपिक बड़ा सवाल नहीं बन सकता, जो बड़े टॉपिक की दृष्टि से, बड़े सवाल की दृष्टि से है, उन्हीं को बड़े के हिसाब से लेना है, बाकी सारों को हमें छोटे के हिसाब से लेना है। छोटे में भी 11 प्रश्न है, तो 11 में भी अगर हम चले तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, करंट अफेयर्स और संविधान और राज्य व्यवस्था है। इसका मतलब है कि 6 से 7 सवाल सीधे सीधे कहां से रहेंगे, तो संविधान और राज्य व्यवस्था से। या अगर हम इस पूरे यूनिट के वेटेज को लें, 85 मार्क्स है टोटल, 55 और 30 ले रहे हैं 85, जिसमें संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और करंट अफेयर्स है। तो 85 में मान सकते हैं कि 50 से लेकर 55 तक के जो मार्क्स हैं वो संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं। पूरे के पूरे 85 मार्क्स संविधान और राज्य व्यवस्था के नहीं है। इसी में आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी पढ़ना है और इसी में आपको करंट अफेयर्स का भी अध्ययन करना है। अब मेंस की तरफ चलें कि मेंस में क्या बदलाव किया गया। तो मेंस में कुछ टॉपिकों को तो थोड़ा सा विस्तारीकरण दे दिया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ टॉपिक जो दूसरे विषय से संबंधित है, पबैट से संबंधित था, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित था, उन्हें भी सीधे सीधे संविधान और राज्य व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। क्या परिवर्तन किया गया? तो जब हम मेंस के पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं तो पहले का पाठ्यक्रम ये था, वर्तमान पाठ्यक्रम ये है। कौन कौन सी चीजें जुड़ी हैं? तो संविधान सभा पहले भी थी, अभी भी है, वही घूम फिर के बातें, बस पढ़ने की अप्रोच अब चेंज हो जाएगी। हमें संविधान सभा की वो बातें ज्ञात होनी चाहिए जो 50 वर्ड में पूछी जा सकती है, या ऐसे पहलू पता होने चाहिए जो कि 150 वर्ड अर्थात बड़े प्रश्न की संभावना रखते हैं। संविधान पर जो भी प्रभाव है, कहाँ कहाँ का क्या क्या, कौन से स्रोत हैं, सारे विदेशी स्रोत, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कहाँ से हमने क्या ग्रहण किया, नहीं किया, और जैसे विदेशी स्रोत ग्रहण किया तो क्या संविधान उधार का थैला है, नहीं है, इन सारी बातों को। संविधान का जो भी दार्शनिक आधार है, उद्देशिका पूरी की पूरी, मौलिक अधिकार पहले भी थे, निदेशक तत्व पहले भी थे, मूल कर्तव्य पहले भी थे, अभी भी पढ़ना है, आधारभूत लक्षण बेसिक स्ट्रक्चर पहले भी था, अभी भी है, संशोधन प्रक्रिया प्रमुख परिवर्तन, पहले भी संशोधन प्रणाली थी, कैसे संशोधन होता है, क्या प्रक्रिया है, कितने प्रकार से हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं अभी भी पढ़ने हैं। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम को वापस थोड़ा सा नवीन दिया गया है। नवीन संवैधानिक विकास और न्यायिक निर्णय, संवैधानिक नैतिकता और रूपांतरकारी संवैधानिकता।
जो भी जुडिशरी के रिसेंट डेवलपमेंट आए हैं जो कि संविधान के विकास में क्या है, सहायक है। संवैधानिक नैतिकता, जो भी संविधान के मूल्य हैं, सिद्धांत है, उनके प्रति निष्ठा, ताकि संविधान सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में सफल बन सके, हमें इसका अध्ययन करना है। ये अतिरिक्त लाइन जोड़ी गई है, तो इसे हमें 50 वर्ड के हिसाब से भी और 150 वर्ड के हिसाब से भी तैयार कर लेना है। इसके पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद पहले भी शामिल थे, अभी भी शामिल है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। भारत में संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियां, अगर हम पीछे के पाठ्यक्रम में चलें तो पहले केंद्र राज्य संबंध था, संघवाद था। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके उभरती हुई प्रवृत्तियां, अर्थात नया ट्रेंड क्या है संघवाद में। आज संघवाद के समक्ष क्या क्या नई चुनौतियां हैं, सहयोगी संघवाद को स्थापित करने में क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, क्या भारत सहयोगी संघवाद की स्थापना सहायक बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसी सारी बातें हमें उभरती प्रवृत्तियों में देखना होगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता पहले भी थे, लेकिन कोविड के बाद से आभासी न्यायालय, ई कोर्ट्स और ई समिति बनी है, हमें वर्चुअल कोर्ट्स ई समिति का भी अध्ययन कर लेना है। लेकिन फिर ध्यान रहे हमें कितने में अध्ययन करना है, तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी कि 50 वर्ड में भी हम इसका आंसर दे सकें और साथ के साथ 150 वर्ड में भी। वापस राजनीति की गत्यात्मकता, पहले भी गत्यात्मकता थी लेकिन पहले थोड़ा सा सीमित किया गया था। अब उस पाठ्यक्रम के और इस पाठ्यक्रम के बदलाव में एक लंबा समय आ गया है, और जैसा कि मैंने कहा कि संविधान तो है ही एक दस्तावेज और वो भी जीवंत दस्तावेज, तो जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही हमारे लिए बेटर है, उतना ही संविधान हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल प्रासंगिक रहेगा। तो इसीलिए पाठ्यक्रम में गत्यात्मकता को विस्तार दिया है। चीजें वही है पहले वाली, बस थोड़ा सुने, सिस्टमैटिक कर दिया गया है, क्रमबद्ध कर दिया गया है। कैसे? तो गत्यात्मकता में जो भी दलीय प्रणाली है, सरकार का संचालन जो दलों के माध्यम से किया जा रहा है, उनका कैसे विकास हुआ है, दलीय प्रणाली में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्षेत्रवाद और गठबंधन की राजनीति भारत में कहां तक प्रभावी हुई है, गठबंधन के नवीन आयाम कौन कौन से स्थापित हुए हैं, हमें पहचान आधारित राजनीति से समावेशी राजनीति की ओर परिवर्तन, पहले जो राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश से थी, क्या वो अब बदली है, क्या विकास पर, सुशासन पर, राष्ट्र निर्माण पर बदली है या नहीं बदली है, उसका अध्ययन करना है। लैंगिक भागीदारी में क्या वृद्धि हुई है, नहीं हुई है, महिलाओं की प्रतिशतता में क्या वृद्धि हुई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सक्षम राजनीति, लामबंदी के सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहां तक उपयोग किया गया है, मतदान व्यवहार पहले भी था, किन किन तत्वों से मतदाता जब मत करने जाता है तो प्रभावित होता है, हमें उसका अध्ययन करना है। निर्वाचन सुधार, जो भी कमियां हैं कैसे निर्वाचन में सुधार किए जाए, निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी कार्यप्रणाली का अध्ययन करना है। भारतीय राजनीति के विकसित जो नए प्रतिमान है, मॉडल है, उन्हें देखना है। ये वाला पोर्शन वापस से नया जोड़ा गया है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष भारत में नवीन खतरे क्या क्या हैं और इसमें सुरक्षा बल और एजेंसियों की क्या भूमिका है, इंटरनल सिक्योरिटी को प्रबंधन को लेकर क्या क्या नवीन चुनौतियां हैं। पहले ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट था, अब इसे सीधे सीधे यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। आप ऐसे जो लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर तो आपको पूरा का पूरा अलग से विषय देखना होता है इंटरनल सिक्योरिटी, अब उसे जीएस के पाठ्यक्रम में सीधे कहां पर रख दिया गया है, संविधान और राज्य व्यवस्था में। फिर जब हम राज्य राजनीति में आते हैं तो उसे भी थोड़ा विस्तारित दिया गया। राजस्थान के राजनीति सहभागिता के प्रतिमान, नेतृत्व, मतदान व्यवहार, राजस्थान में मतदाता किन किन तत्वों से प्रभावित होकर मतदान कर रहा है, राजस्थान में राजनीतिक दलों की भूमिका, गठबंधन की राजनीति, क्या कारण है कि राजस्थान की राजनीति दो दलों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्या कारण है कि राजस्थान में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि नहीं हो पा रही है। पंचायती राज, नगरीय शासन संरचना, मुद्दे और चुनौतियां। पंचायती राज स्थापित हो गया लेकिन उतना प्रभावी नहीं बन पा रहा है, स्थानीय स्वशासन की इकाई नहीं बन पा रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं बन पा रहा है, क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसे दूर किया जा सकता है। राजस्थान की राजनीति नवीन आयाम, क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले सामंतवाद से निकलकर कैसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ी है। राजस्थान की सार्वजनिक नीति का अनुवांकन, संस्थाएं, प्रक्रिया, कार्यान्वयन प्रणाली, बाधाएं, और लास्ट में ई शासन उपक्रम, उपलब्धियां और चुनौतियां, जितना भी डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे माइंड के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हमें ये लगता है कि ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा नया जोड़ दिया गया है। नया कुछ नहीं जोड़ा गया, पहले भी बातें थी, अब उसे थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, स्पेसिफिक कर दिया गया है। फिर लगता है कि इसमें कुछ नवीन शब्द जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, नवीन शब्द जुड़े हैं, लेकिन हमें कौन सा इनके ऊपर ऐसे लिखना है, हमें तो जितना भी पाठ्यक्रम है, क्योंकि हमें आरपीसी का एग्जाम देना, और आरपीसी में आपने देखा कि मेंस में अब दो पैटर्न कर दिए गए हैं, एक 50 शब्द और दूसरा कहा जाए तो 150 शब्द। 50 शब्द वाले प्रश्न 5-6
और बड़ा प्रश्न की बात करें तो न्यूनतम एक तो रहेगा ही, हो सकता है दो भी पूछा जाए, नहीं तो एक ही प्रश्न रहेगा, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और करंट अफेयर्स और भी शामिल है। अगर हम दो प्रश्नों को भी ले लें तो हमें तो पूरे के पूरे सिलेबस को इस तरीके से तैयार करना है कि किसी भी शब्द को लेकर अगर हमसे कहा जाए तो हम उसका आंसर 50 वर्ड में भी दे सके, और वापस अगर उसे विस्तारित करना हो तो हम उसका आंसर 150 वर्ड में भी दे सके। ये पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। स्पेशली आप में से जो लोग 2026 का एग्जाम दे रहे हो, वो प्रयास ये कीजिएगा कि जैसे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स के आप देख रहे हो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो वापस से मेंस में हैं। तो ऐसे सारे टॉपिक जो कॉमन है, अर्थात जो प्री में भी है और मेंस में भी है, उसे अभी से इतने अच्छे से पढ़ लेना कि जैसा हम कयास लगा रहे हैं कि भाई मई में एग्जाम होगा, तो अगर मई में प्रीलिम्स है और उसके बाद आरपीएससी मेंस लेती है तो कम से कम संविधान और राज्य व्यवस्था के वो सारे टॉपिक जो आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ रखे हैं उन्हें वापस आपको नहीं पढ़ना पड़े, उनके ऊपर बड़ी अच्छी मेहनत नहीं करनी पड़े। तब जो रेस्ट टॉपिक बचे हुए हैं वही आपको पढ़ना रह जाएगा और उनके ऊपर भी आपको आंसर राइटिंग करनी रह जाएगी, वो भी 50 शब्द में और 150 वर्ड में। तो हम देख रहे हैं कि बदलाव तो किया गया आरपीएससी के द्वारा, लेकिन बदलाव कोई आमूल चूक बदलाव नहीं है। बस पाठ्यक्रम को थोड़ा सा सिस्टमैटिक किया गया है, पाठ्यक्रम को राजस्थान के अकॉर्डिंग डालने का प्रयास किया गया है और पाठ्यक्रम को थोड़ा सा यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये थोड़ा सा बदलाव था संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर। पाठ्यक्रम को लेकर जरा सा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आसानी से ये जो भी टॉपिक जुड़े हैं या जो टॉपिक पहले से चल रहे हैं उनके ऊपर हम कमांड हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज निश्चित हो गई कि अब अगर थर्ड पेपर को हमें अच्छे से मार्क्स लाने हैं, हमें इसमें इजाफा करना है, तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि संविधान और राज्य व्यवस्था के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ ना हो। तो चलिए, ये था हमारा थोड़ा सा एक पाठ्यक्रम। जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे तो फिर इन सारे टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इसमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े प्रश्न की संभावना रखते हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे प्रश्न अर्थात 50 वर्ड की संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आप घर पर भी पढ़ाई कर रहे हो या स्पेशली जो पुराने विद्यार्थी हो, वो इसी तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को लीजिएगा कि आप इसके ऊपर 50 वर्ड और 150 वर्ड की प्रैक्टिस कर सको। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं क्लास में विस्तार पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।